नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, कवि और उसकी कृति में आपका स्वागत है। हम हर बार नई कविता लेके आते हैं। उस कविताएं में गीत भी होते हैं, कुछ मुक्तक भी होते हैं, कुछ शायरी भी होती है। वो सब हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ तक अमल करते हैं ये मुझ पर और आप पर निर्भर करता है। आज कुछ मुझे मिल गया में से एक ऐसी कविताओं में से एक ऐसी कविता है, कांटे रे बिछोना। क्या है ये कांटे रे बिछोना? आइए बात करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी से। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। व्यास जी, हमने आपकी बहुत सारी कविताएं सुनी, जी। उसकी व्याख्या आपने हमको करके दी, गाकर भी सुनाया, जी। समझाया भी। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। ये है एक कविता, कांटे रे बिछोना। आपने इसका नाम ही कुछ ऐसा रखा है, कांटे रे बिछोना। क्या अर्थ जाता है इसका? ये कवियों का एक उन्वान होता है जी कि गीत तो रहस्यमय लिखते ही हैं वो, जी पर शीर्षक भी ऐसा टिपिकल देखते जी। हैं कि हमारे एक मित्र है, उनका बच्चा बड़ा शरारती है। उसको जब साइकिल दिलाई गई थी, सच्ची घटना है ये, तो साइकिल दिलाई तो उसने अपने साइकिल के उस मडगार्ड पे उसने अपना नाम लिखाया, सिंगल कुमार डबल। अब बच्चा है, जी एक मजाक किया, उसके पापा ने उसको थोड़ा डांटा, पर उसके दोस्तों ने सराहा। उसने अपना नाम साइकिल पे नाम लिखा है, सिंगल कुमार डबल। अब ये है शीर्षक का एक मज़ा कि जी। जिसका एक विरोधी अर्थ निकलता हो। तो हम लोग भी कुछ कविताओं में अजीब अजीब शी, अब ये है कांटे नहीं है, काटे रे बिछोना, काटना, चुभना, जी डंक मारना। तो इसको मैंने लिखा, ये एक बेरोजगारी पर लिखा गीत है। एक ऐसा युवक जो ठीक ठीक नहीं पढ़ पाया, कम पढ़ा लिखा होता तब भी नौकरी मिल सकती थी क्योंकि ब्रिलियंट बच्चा था, लेकिन एक बार एक यूनिवर्सिटी के किसी बड़े जलसे में, कॉलेज में कुछ राजनेता अपना प्रवचन देने आए और उन्होंने उनके डिस्कोर्स में बच्चा डिस्टर्ब हो गया। उसका मोटिवेशन था नेता का कि तुम राजनीति में आ जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। अब हमारा ये बच्चा एकेडमिक कैरियर छोड़ के राजनीति में घुस गया। स्थितियाँ ये हुई कविता जी, न वो राजनीति में चला, न उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस मनोदशा में एक भारतीय बेरोजगार के गीत को मैंने इसमें लिखा है। आप कुछ पंक्तियाँ पढ़ो, फिर मैं गाता जी, जाऊँगा, जरूर और जरूर। कुछ आपके प्रश्न भी आए तो मैं उनको जी। अपनी उचित। काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक, उड़ूं उड़ू कैसे भाई जब टूट गए पंख। फूंक का का पत्ता है नहीं रह गया शंख, कल का मैं राजा आज सड़कों का रंग। ये और ले लीजिएगा। जी। तो तो छुरा छुरा मारा मारा पीठ पीठ पे तो उफ उफ न न किया, किया, गुड़ गुड़ दे के के मारा मारा मुझे मुझे निंदा जिंदा ना ना रहा, रहा। जिंदा ना रहा। तो इधर इधर है है कुआं कुआं और और उधर इधर है है खाई, खाई, जिंदगी जिंदगी के के कागज कागज पे पे फैल फैल। गई है आपको स्याही। अंतिम पंक्ति से समझ में आ गया होगा कि जिंदगी एक सफ़ेद कागज़ है, और उस पर जब काली स्याही फैल जाती होगी तो उस कागज़ का क्या होता होगा। बेरोजगार जब दुनिया खुशी के आलम में सो जाती है, सब अपनी गहरी नींद में होते हैं। मेरे इस युवान वर्ग के इस बच्चे को नींद नहीं आती, आपका ध्यान चाहूँगा वो क्या सोचता है कि काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक। कविता तो जब गाई जाती है ना तो संप्रेषणीयता जी का जी पूरा जी। स्वाद आपको आ जाता है। ठीक है, हम एक संवाद टॉक शो में करते हैं, कुछ लोग तो इतना जीनियस होते, हो सकता है किसी को इसकी व्याख्या पसंद नहीं हो, क्योंकि हम कवि सम्मेलनीय मंचों पर तो हम गीत की व्याख्या करते नहीं, हम तो सीधा गीत पढ़ते हैं। पर चूंकि ये टॉक शो, पहले के शो में भी बात कही कि बीच बीच में हम किसी को समझाने के लिए कि कवि के मूल भाव क्या है, उसकी एक व्याख्या भी जी चलती है। जरूर। तो गीत है, काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक। जहाँ समझ में आ जाए और आपको लगे कि मैं बात पूरी कह गया, वहाँ अगर किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं हो कविता जी, तो आप अब अगले बंद पे आ जाएं जी कि काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक, उड़ू कैसे भाई जब टूट गए पंख, के फूंक का पता है नहीं रह गया शंख, हे कल का मैं राजा जी सड़कों का रंग। तो छुरा मारा पीठ पे उफ न किया, रे गुड़ दे के मारा मुझे जिंदा ना रहा। इधर है कुआं और इधर है क्या खाई, बात है। जिंदगी के कागज पे फैल गई बहुत अच्छी, शाही। रे बहुत काटे अच्छी। रे, वो कह दिया इस शब्द में कि दूसरों ने आकर के मेरे कान में फूंक भर दी, तू तो ग्रेट है, तू महान है, तू क्या पढ़ रहा, तू राजनीति में आ। और मैं बहक गया। जो जिन्होंने मुझे पास में बिठा के ये बता दिया कि तू राष्ट्र का निर्माता है, अब आज वो मुझे कोई नज़र नहीं आते, और मैं बेरोज़गार होकर के रात रात भर
अपने बिस्तरों में इस तरह से बेचैनी में तड़पता हूँ। ये उसकी पहली गाथा है। अब उसका दूसरा बंद पढ़िएगा। जी जरूर। पास में बिठा के मुझे भाषण दिए, हाँ, तुझको तो जलना है बुझते दिए, वाह। तेरे तेरे ही से तेरे ही से देश को मिलेगी मिले दिशा। दिशा। कैसा बरगलाया उस बच्चे को। जी। तेरे ही से देश को अंधियारा अंधियारा फट फट जाए, जाए, फैलेगी फैलेगी उषा। उषा। तो मानस को तो कच्चा था रे रे बहक बहक गया, गया। चिंगारी रखते ही दहक गया। झुलस सुलझ गया है मन गहरे हैं घाव, थामे नहीं थमता है आंसुओं के भाव। तो किसे कहूँ कौन सुने, सुनता नहीं, जिंदगी के तंबू है तनता नहीं। बहुत है। लाइफ बनाने का जी 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 लाइफ बिल्कुल। बनाने का एक निर्धारित टाइम होता है। कैरियर बनाने के केवल 3 साल होते हैं कॉलेज में। जी चाहे बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो। ग्रेजुएशन में या तो 3 साल की मेहनत करके जिंदगी भर आराम करो, या 3 साल आराम करके जिंदगी भर दुख पाओ। मेरे इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। दूसरे बंद में वो क्या कहता है कि पास में बिठा के मुझे भाषण दिए। जी मेरे कॉलेज में राजनेता है। पास में बिठा के मुझे भाषण दिए, तुझको तो जलना है बुझते दिए, और तेरे इस देश को रे मिलेगी दिशा, रे अंधियारा फट जाए फैलेगी उषा। उसने सोचा कि मेरे को ये उपदेश दे रहे हैं, ये कह के तू महान है, तेरे आगमन से ही ये देश में उजाला होगा। तो मानस तो कच्चा था रे बहक गया, चिनगारी रखते ही दहक गया। झुलस गया मन गहरे घाव, थामे नहीं थमता है आंसू का बहाव। तो किसे कहूँ कौन सुने, सुनता नहीं, जिंदगी का तंबू अब तनता नहीं। मेरी तो लाइफ खराब हो गई। वो राजनेता चले गए, न मैं एकेडमिक साइड में कुछ कर पाया, न मुझे अब वो कोई भरोसा दिलाने वाले हैं। तो इस तरह की भावाभिव्यक्ति में मेरा नायक अधर में झूल रहा है। इस पर अगर आपका कोई प्रश्न जी। हो। ये आपने बोला कि अंधियारा फट जाएगा पहले फैलेगी। ये उसको बताया कि तुम बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तुम राष्ट्र के निर्माता हो, भारत का भविष्य तुम्हारे कंधों पर। ये अच्छे अच्छे स्लोगन कविता जी हमारे बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब कर जाते हैं। और बच्चे भावुक होते हैं ना कच्ची उम्र के, इसलिए किसी के कहे अनुसार आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। हम तीसरे बंद पर अपनी यात्रा शुरू करते जी हैं। जरूर। बलशाली देश आज कैसे है पड़ा। हाँ, बच्चा सोच रहा, जी बच्चा सोच रहा है उसके मन में भारत की। अभी भारत देखिएगा, विगत 60-65 वर्षों से भारत की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये तो भारत का सूर्योदय उदित हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व के बाद ये गीत अपने ये इस गीत ने चुनावी माहौल बदले हैं। इस गीत ने ये हिंदी मंचों का गीत रहा है कविता जी, जी और जी, इसने एक परिवर्तन दिया। जी। केवल वोटर की मेंटेलिटी को मैंने बदला है इसके जरिए। ये कम से कम 35 साल की सेवाओं का गीत है जो आज मैं टॉक शो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो जी। उसका बंद है कि बलशाली देश आज कैसे है पड़ा। हम तो प्राकृतिक संपदाओं से कितने धनी हैं। हिमालय है, 3 और सागर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जहाँ उपजाऊ इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भारत तरक्की क्यों नहीं कर रहा कविता जी। इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि इस देश का कहीं चारित्रिक पतन हो रहा है। इसमें बात आई बलशाली देश आज कैसे है पड़ा, जहाँ हाथ रखो वहाँ दुख था फोड़ा। हर विभाग में भ्रष्टाचार घुस गया। जहाँ बने बीमारी दवाओं के लिए, हमारे यहाँ दवाएं बेचने के लिए रोग घोषित किए जाते हैं। हमने डायबिटीज़ के मानक और स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिए। बहुत जनों को डायबिटीज़ नहीं है, पर क्या करो, एक व्यावसायीकरण हो गया है। ये भी एक उद्योग हो गया है। व्यवसाय और शिक्षा और चिकित्सा एक व्यवसाय होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा बलशाली देश आज कैसे है पड़ा, जहाँ हाथ रखो वहाँ दुख था फोड़ा। कि जहाँ बने बीमारी दवाओं के लिए, शिक्षा है जा रहे चुनावों के लिए। आप देखिए यूनिवर्सिटीज कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव के पीछे बड़े बड़े राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। एक मिनिस्टर के खर्चे जितने खर्चे एक यूनियन प्रेसिडेंट के लिए हो जाते हैं, या उस छात्र संघ का अध्यक्ष बनाने के लिए ग्रुप हो जाते हैं। झगड़े हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती, बच्चों के कैरियर खराब हो जाते हैं। ये पीड़ा मैंने इस गीत में लिखी। बलशाली देश आज कैसे है पड़ा, जहाँ हाथ रखो वहाँ दुख था फोड़ा। कि जहाँ बने बीमारी दवाओं के लिए, शिक्षा है जा रहे चुनाव के लिए। खेतों में बीज देखो रोता ही रहा अकाल, ऊपर बाजारों में सेठ ब्याज बोता ही रहा। पैसे से पैसा कमाना,
नहीं मिले न्याय और नहीं शांति, रे भाषणों से जहां पैदा होवे क्रांति। यहाँ इतने मुकदमे हैं कि पीढ़ियां गुजर जाएगी तब, और मुकदमों की तुलना में हमारे जजेस की संख्या बहुत कम है। मेरे इस मुद्दे को काफ़ी फिल्मों ने भी उठाया। जी। अगर आप जोली एलएलबी फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ बातें मैंने जो कही है उस फिल्म के नज़रिए से बिल्कुल सही बैठती है। जी। तो हमारे यहाँ मूल बात यह है कि लास्ट वाली पंक्ति को जरा आप तो सोचो और मन मेरे कूटते रहो, एक दूसरे पे छींटे कसते रहो, रे काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक। ये तो गत विगत 5 साल के चुनावों ने इस कवि सम्मेलन के इस गीत का थोड़ा रूप, हो सकता आने वाले समय पे गीत आउट ऑफ डेट हो जाए। कविता जी, भारत का स्वर्णिम इतिहास अगर मनोनुकूल भारतीय संस्कृति में बदल जाए तो मैं गीत गाना बंद कर दूंगा, लेकिन जब तक परफेक्ट हमारा सर्वांगीण विकास और भारतीय संस्कृति में नहीं हो, ये गीत दवा का काम कर रहा है। ये गीत हमारी राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने का और युवकों को सही दिशा बोध देने का काम कर रहा है। इसका अगला बंद पढ़िए। तो यहाँ पर ये है कि आपके जो 2-3 जो आपने कहा हाँ। छंद जो है, इसमें क्या आपको नहीं लगता कि अभी भारत इन 5 सालों में आगे बढ़ा हो? देर लगेगी। 60 साल की प्रॉब्लम को कविता जी आप 60 मिनट में कैसे पूरा कर सकती हैं? एक बहुत गर्म खिचड़ी अगर थाली में हो तो बीच में एकदम हाथ नहीं डाला जाता कविता जी, पहले उसके किनारे किनारे की खिचड़ी पर अपनी अंगुली फिरा करके और फिर धीरे धीरे, अभी समय लगेगा। भारत एकदम क्योंकि कास्ट और क्रीड, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेज, इतने संस्कार, इतने प्राकृतिक आपदाओं, आप देखो हम कैसे तरक्की करें मोदी जी। कितनी प्राकृतिक आपदाएं एकदम आई, अभी बाढ़ ने पूरे देश को हिला दिया है। कहीं बारिश नहीं है, कहीं अतिवृष्टि है। तो हम अगले बंद की ओर बढ़ते हैं। शहीदों का यहाँ पर एक बात और, पूछे भाषणों से जहाँ पैदा होती है। हाँ, हमारे यहाँ राजनेताओं ने देखा कि बस घोषणा पत्र ले आओ और जोशीले भाषण देके और 2 दिन में इनको रिझा दो वोटर्स को। बहुत बार एक पुरानी कांग्रेस ने तो बरसों तक इसी फिलॉसफी में काम किया कि वहाँ का हमारा भारतीय किसान और सामान्य वर्ग नहीं समझ पाया। ये तो विवेकानंद के प्रवचन मोदी जी के माध्यम से, और अब युवान समझने भी लगे, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, अब लोगों में राष्ट्रीय चेतना, ये गांवों में भी लोग समझे कि हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमारे सुख दुख में सच्चे अर्थों में काम आए और केवल भाषण दे के नहीं चले तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप मोदी जी ने? नहीं, मैं इस मंच से कोई मोदी जी की बात इसलिए नहीं करूँगा। परफेक्ट नेता होना चाहिए, और मोदी जी जो एजेंडा लेके आए ना, उन्होंने 5 वर्षों में पूरा किया है। इसलिए एक लोगों की फीलिंग उन्होंने टिक किया है कि हमारा सही नेता अब आया। भले ही उनकी एमपी में सरकार नहीं आई, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व हमको देश को मिलना चाहिए। अगला आगे है, शहीदों का है देश गुमनाम हो गया, अच्छा खासा देश बदनाम। यहाँ पे अच्छा खासा देश बदनाम बहुत अच्छा था। पुराना इतिहास भारत का उठाइए, 1947 के पहले का स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी जी, लोकमान्य तिलक, पटेल, क्या इन लोगों ने अपना सर्वस्व लूटा करके और आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और हम ये 47 के बाद के लोग केवल इस आज़ादी को अवेयर पाने की स्थिति में नहीं है। मैं इस बंद को गाता हूँ, फिर आप प्रश्न ले लेना। जी जरूर। कि शहीदों का देश गुमनाम हो गया। अब शहीद नहीं रहे, ऐसे त्यागी शहीद नहीं रहे, अब तो हम राज्य सत्ता का उपभोग करने वाले लोग आ गए। शहीदों का देश गुमनाम हो गया, अच्छा खासा देश बदनाम हो गया। बताओ, घोटालों में ये देश नहीं फंस रहा क्या? चाहे कोयला घोटाला हो, जो भैंसों का काम है वो अगर नेताजी खा रहे हैं, या चिदम्बरम जैसा, आप देखिए जहाँ राष्ट्र का नियंता सीखचों में आ जाए, मेरी बातें गलत थोड़ी है। जी। एक डॉक्टर ये तो बताएगा कि आपको ये रोग है, भाई कैंसर हो रहा है, मैं कैसे उसको ये बता दूँ कि आप हेल्दी और वेल्दी है? तो शहीदों का देश गुमनाम हो गया, अच्छा खासा देश बदनाम हो गया, आजादी को आज सोरिस हो गया, रे देश का चरित्र देश में ही खो गया। हमने 1947 वाली आज़ादी को सही आज़ादी मान ली नहीं। जब तक हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होंगे, हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए, अभी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी जब तक हमको नहीं मिलेगी, इस देश का युवान शांत नहीं बैठेगा। तो आज़ादी को आज सोरिस हो गया, रे देश का चरित्र देश में ही खो गया, दंगे हड़ताले मांगे अनशन है। हम बात
बात पर कॉलेज बंद कर देते। अब आप देखिएगा 5 साल में आपको कोई अनुशासनहीनता नहीं मिली, न इतनी रैलियां निकली, न इतने दंगे हो गए। जी तो जी दंगे हड़ताले मांगे अनशन है, धरने है धन काम कान मन है। जिस देश का प्रधानमंत्री 12-18 घंटे काम करेगा, उसका युवान काम नहीं करेगा क्या? जी जी तो धरने है धन काम कान मन है। बड़ी बारीक बात कह रहा हूं। मछलियां सौंप दी है बगुलों के हाथ। पूर्व सरकारों की बात कर रहा हूं। हमने मछलियों को बगुलों के हाथ में दे दिया। क्या कोई बगुला मछली की रक्षा कर पाएगा? क्या कोई जी जी भ्रष्ट जी राजनेता हमारे वोटर की कद्र कर पाएगा? मछलियां, ये गलती हमारी है मतदाताओं की। मछलियां सौंप दी है बगुलों के हाथ, भरोसे पे जिंदा रहे झुक गए माथ। तो सोचना नहीं है कुछ करना हमें, बाहर से पहले हम घर में, जो हमें विदेशों पे शासन करे न करे, भारतीय युवान, भारतीय राजनीति, भारतीय किसान, भारतीय मजदूर संघ, हम सब लोग, इसीलिए तो इसने थंपिंग मेजोरिटी के साथ में हमने मोदी जी को हमारी भारतीय संसद में भिजवाया। और वो शख्सियत सभी के विकास और अभ्युदय की बात करें, उनकी नज़रों में कोई भेद नहीं है। कविता का एक बंद हो रहा है, ले जी। लीजिएगा, ये ले लीजिए। चौराहे पे भीड़, हाँ। नीर सुने हैं पड़े, हाँ। अंधों ने बटेर ले ले ली ली काबिल काबिल खड़े, खड़े, भीतर से टूटे हुए बाहर बड़े, बड़े, ये जूते खा के मुस्काए मुस्काए चिकने घड़े। घड़े। तो मेहनत मेहनत का जहाँ जहाँ पे पे रहते होता होता हो है गबन, गबन, लाशों लाशों को पे न जो दे दे ना सके सके जो 2 गज कफन, ऐसे नेताओं को करो जिंदा जिंदा ही ही दफन, दफन, रे बर्फ से की सिलियों पे रखो रे तपन, तपन, फकीरों को लूटने का डर है यहाँ, सुखी चैन बसा कोई घर है कहाँ। अब इस अंतिम बंद में एक अंतिम देखिएगा। ये उस समय लिखा था गीत जी जब हम असुरक्षा में थे। अब तो मैं ये बात कहूंगा तो थोड़ी आपको, अब तो कश्मीर तक में सुख और चैन लौट आया है कविता जी। जी जी बिल्कुल, फिर बहुत भी अच्छी बात। चूंकि अभी धीरे धीरे आया, कुछ चयनित क्षेत्रों में ही सुख और शांति आई। आज भी हमें आतंकवाद का डर है, जी आज भी बिल्कुल हमारी सीमाओं पर बड़ा भय है। कविता का अंतिम बंद देखो, निवेदन करता जी हूँ कि चौराहों पे भीड़ नीड़ सुने हैं पड़े। इस देश में आज भी सर्वोच्च संस्थानों के पदों पर कोई नियुक्तियां नहीं हुई है। आप स्कूल और कॉलेज में चले जाइए, जहां सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन गए, वहां एक लेक्चरर है, हम्म वहाँ बाबू नहीं है, एलडीसी नहीं है, वहाँ चपरासी नहीं है, और सीनियर स्कूल करा दिए गए पूर्व की सरकारों ने। अब धीरे धीरे सारे अपॉइंटमेंट्स और सारे विभाग धीरे धीरे भरे जा रहे। एक दिन में तो अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं, लेकिन मैंने एक घटना दी थी कि चौराहों पे भीड़ नीड़ सूने हैं पड़े। नीड़ सूने हैं पड़े का अर्थ है हमारे यहाँ भी नौकरियाँ, उसके पद भरे नहीं जा रहे। चौराहों पे भीड़ नीड़ सूने हैं पड़े, अंधों ने बटेरे ले ली काबिल खड़े। यहाँ मैं आरक्षण की बड़ी बारीक बात कह रहा हूँ। आरक्षण का नियम कम से कम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र से, कविता जी मेरी सुझाव मानी, जी मेरा जी कोई माने न माने, मेरा एक तथ्य है कि कम से कम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में तो योग्यता को महत्व दीजिए। यहाँ एसटी एससी या रिजर्व कोटे से मत लाइएगा। वहाँ तो मिनिमम जो टेस्ट के जी मार्क्स जी हैं जी उसके बाद ही उसकी एंट्री करिएगा। इसलिए मैंने जी कहा मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, मैं योग्यता के पक्ष में हूँ। अगर आरक्षण किसी सवर्ण को जो 80% लाया है मेडिकल में नहीं जा सकता, और 36% एसटी एससी वाला बच्चा मेडिकल में जाता है, तो जब वो ऑपरेशन करेगा ना तो उसकी कैंची पेट में ही रहेगी। जी बिल्कुल जरूर, ये तो बहुत तो अमल हमारी करने वाली बात है। इंटेलिजेंसी जी क्यों जी कि आप देखिएगा मेडिकल साइंस में मेडिकल की सारी ग्लोसरी इंग्लिश में होती है, जी लैटिन में होती है। हो सकता है ग्रामीण अंचल का रिजर्व बच्चा उस भाषा को अडॉप्ट कर पाए, नहीं कर पाए। तो मेरा आपसे गुजारिश है, अंतिम में फिर दोहरा देता हूँ कि बल चौराहों पे भीड़ नीड़ सूने हैं पड़े, अंधों ने बटेरे ले ली काबिल खड़े, भीतर से टूटे हुए बाहरी बड़े, ये जूते खा के मुस्काए चिकने। हमें चरित्रहीन नेताओं को मत दे करके विजय नहीं कराना। आप चले जाइएगा, बहुत सारे बिहार और यूपी में ऐसे नेता हैं जिन पर 30-30 मुकदमे चल रहे हैं, और आज की डेट में वे बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। तो मेरा आशय, मैं उन महान हस्तियों के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भीतर से टूटे और बाहर बड़े हैं, जूते खा के मुस्काए, या वहाँ वो उन पे मुकदमे चले। बहुत बार सभाओं में इनको काले झंडे बताए जाते,
जी। क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि इनके रिजल्ट्स पब्लिक के सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात है, जो जी जेल में रहकर आए हैं, जी। वो देश को क्या संभालेंगे बाहर आके? मैं बता रहा हूँ, वर्तमान सरकार एकदम सारा विद्रोह नहीं कर सकती, धीरे धीरे ला रही है और वो केंद्र सरकार से शुरू कर रही है। तो मान के चलेगा, अब भावी जो चोर होने वाले थे, जो करप्ट लोग थे, शायद चुनाव लड़ने से स्वयं ही मना कर ले और जी, विड्रॉल जरूर कर ले। हो नहीं तो सकता है। सरकार, मैं सोचता हूँ, जिस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है, ये स्वर्णिम भारत को आगे की ओर बढ़ाने का। और मेरा ये गीत, मैं तो ये चाहता हूँ प्रभु कि ये गीत आउट ऑफ डेट हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं जी, ले। जी। और उसके बाद मैं पॉजिटिविटी के गीत लिखूंगा कि इस देश में, मेरे इस गीत के बाद देखिएगा, राष्ट्रीय चरित्र, भारतीय संस्कृति, युवकों का उत्थान, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। मैं तो ऐसे सुंदर गीत लिखने के लिए आया हूँ। मैं तो मूलतः अध्यात्म का गीतकार हूँ, जी, लेकिन मुझे सामाजिक क्षेत्र में इन गीतों से भी लिखने की प्रेरणाएं मिली है। अब आप टोटल इसमें से जो चाहे पूरी कविता में, अगर कहीं आपका किसी बंद में, हो सकता है जो बंद मैंने नहीं गाया हो उस पर भी आपका कोई प्रश्न आ जाए, तो उसमें से भी आप मुझे पूछ सकते हैं। जरूर नहीं इसमें, ये जी, बड़ी जी, कविता है। जी, अगर एक आध बंद में से कोई मैं बंद नहीं पढ़ पाया, उसका भी आपको कोई आंसर, तो पंक्ति पूछिएगा, मैं उस पर भी अपनी जी। बात जी आपने एक बताइए। पंक्ति में ये जी। लिखा है, बांधा है मदारियों, मदारियों ने ऐसा मिला मिल के के गिरी 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 खा खा गए गए और रेचे। बेचे गए। बहुत अच्छी बात, ये पाठ्यक्रम के बारे में बात। जी, जी। ये आजकल जो हमारे करिकुलम आए हैं, एक गांधी जी की बुनियादी शिक्षा होती थी। बुनियादी शिक्षा में फॉरेज एजुकेशन होती थी, एक पेंसिल हुआ करती थी, एजुकेशन बाय द हेड, एजुकेशन बाय द हार्ट, एजुकेशन बाय द हेड, एजुकेशन बाय द हारमनी। हमारे यहाँ आजकल पाठ्यक्रम का जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, हम ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा। वो बच्चा डिग्री लेके इधर उधर घूमेगा। तो मैंने यह व्यंग किया कि कुछ मदारी जैसे एक ताबीज बांध देते हैं और रोग चले जाते हैं। ऐसे ऐसे पाठ्यक्रमों की डिग्रियां आ गई है कविता जी, कि जो ले लो तो नौकरियां दूर भाग जाती हैं। एक जी, जी। विरोधी बात छेड़ने के लिए कही जी, थी जी, मैंने, जी, जी, जी। और बहुत अच्छा बंद था ये। इस जी, पर इसमें एक और है, क्या बोलिए? खून नित पानी जहाँ होता होता ही ही रहे, रहे भाल पे पे पसीना रोज। बिल्कुल, इतनी रात रात भर ये मेहनत करके बच्चियाँ अपनी डिग्रियां लेते हैं और दिन भर झोला लेके डिग्रियां लेके वैकेंसी जहाँ दी वहाँ इंटरव्यू देते देते फिरते हैं। तो बताओ, उनका लहू पानी हो जाएगा और माथे पे पसीना उभर आएगा कि नहीं? फिर वो न घर के रहते हैं, न न घाट के घाट रहते के हैं, रहते न हैं। जी, उनका जी। घर में कोई सम्मान होता, न उनको कोई जॉब मिलता। इस तरह से टोटल ये कविता एक तरह से बेरोज़गारी पर लिखी है। और मैं फिर अंत में एक बार इसका शुरू की पंक्तियाँ फिर दोहरा देता हूँ कि अगर ये परिवर्तन आए, बर्फ़ की सिल्लियों पे रखो रे तपन, का जी, अर्थ है कि उन्हें अपने, और इसमें लास्ट लाइन थी, फ़कीरों को लूटने का डर है जी, या जी, जी। हमारा लॉ एंड ऑर्डर। हमारे यहाँ जैन साधु अगर रास्ते में जाता है, कोई टकरा जाते हैं, कोई मर जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर, हमारे यहाँ फ़कीरों को भी रास्ते में ये एक तरह से लूट लेते हैं। तो हमारी सुरक्षा भी अच्छी हो, हमारा व्यवस्था भी अच्छी हो, हमारे कानून जो सरकार देती है, दायित्व हमारा, हम भी उसके पूरा करें। मेरा यही मैसेज इस कविता में है और कविता को समाप्त करता हूँ। मेरा नायक फिर बोलता है, काटे रे बिछोना मुझे मारे ऐसा डंक। मैं चाहता हूँ उसको ये बिछोना अब नहीं काटे। जी, जरूर। उड़ो कैसे भाई जब टूट गए पंख, अब नई सरकार उसको पंख दे। फूंक का पता है नहीं रह गया शंख, अब वो शंख नहीं रहे। कल का में राजा आज सड़कों का रंग, अब वो कल का फिर राजा है। छुरा मारा पीठ पे उफुना किया, अब उसको कोई पीठ पे छुरा नहीं मारे। गुड़ दे के मारा मुझे जिंदा ना रहा, बहुत अच्छा। इधर है कुआ और इधर है खाई, उसकी दोनों तरफ अब खाई नहीं हो। और जिंदगी के कागज पर स्याही नहीं कविता जी, एक ऐसी सिनहरी उभर आए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को वो चमचमाता हुआ देखे। और कोई पूछे कि हिंदुस्तान का बच्चा है जो अपने लॉ एंड ऑर्डर को भी कबूल करता है, भारतीय संस्कृति को भी जीता है और अपने पुरखों के बलिदान को ऐसे नहीं जाने देता। इस गीत के माध्यम से आपका एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि आप इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, जरूर। अगर हो अंत तो में यही। जवाब दूं। जी, जरूर, जरूर, तो ये मैं है मेरा युवकों को प्रश्न। यही कहूँगा कि केवल दूसरे में ज़्यादा परचिंतन नहीं करें, दूसरे में और स्थितियों और हालातों पर कोई कमेंट नहीं करें, थोड़ा धैर्य रखें,
अपनी तैयारी पूरी रखे। हो सकता है आने वाला कल तुम ही लोगों के हाथ में हो, क्योंकि हमारे वर्तमान नेता एक सामान्य घर से उठे हैं। मोदी जी का डिस्कवरी पर जो मैंने एपिसोड देखा, हमारे एक है मोदी जी तो मेरे कहने के नाम पे एक है। कितने साधु सन्यासी अब देखो अपने मठ छोड़ के राजनीति में आ गए हैं। तो ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद हमारे, और जो 370 और 35(1) के संदर्भ में जिन युवान भाइयों ने अपनी उद्घोषणा करी इस राष्ट्र की एकता को बनाने में, मैं भारतीय युवकों से ये चाहूँगा कि हे युवक, तुम्हारा आदर्श विवेकानंद बने और तुम देश में एक हीरे की तरह चमचमाते हुए खुद भी तरक्की करो और सबको तरक्की की ओर ले जाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जी, ज़रूर। व्यास जी, आज आपने पूरे युवकों के बारे में, अपनी जी शिक्षा के बारे में इस जी कविता में बताया और अच्छा भी लगा कि हाँ, हमारे युवक किस तरह से आगे बढ़ें और अपनी शिक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाएँ। आपका इस कार्यक्रम में आए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स। मित्रों, आज व्यास जी ने अपने इस काटेरे बिछोना में जो अपने शिक्षक को आगे बढ़ने के लिए ये युक्तियाँ बताई कि कैसे कैसे हमें दूसरों का चिंतन नहीं करना है, अपने आप के बारे में सोचना है और अपने आप को हमेशा एवर रेडी रखना है। कब कौन सा कैसा समय आ जाए, हमें उस पर बिल्कुल तुरंत जल्दी काम करना है। इसी तरह से ये कविता भी हमारे जीवन में आगे बढ़ के लेके जाएगी और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि राजनीति में भी किस तरह से है, क्या है, किस हमें राजनीति के बारे में भी आगे सोचकर किस तरह से कैसे जो भाषण देने वाले हैं उनके बारे में भी बताया कि जो भाषण देते हैं ज़्यादा वो क्रांति नहीं ला सकते, या हमें अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को पकड़ के चलना है जो हमारे जीवन को आगे लेके जा सकती है। सत्य की राह पर चलेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। इस काटेरे बिछोना में यहीं पर अपने बिंदुओं को विराम देती हूँ। अगली कड़ी में नई एक कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।